Hello students, welcome to my English class. I am Rekha. Today I shall tell you how to write paragraph. बच्चों पहले आपके सिलेबस के अंदर स्टोरी राइटिंग होता था। अब जो चेंज्ड हुए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन उसमें आपके सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आए हैं और उसमें स्टोरी इन प्लेस ऑफ स्टोरी आपको पैराग्राफ राइट करना होगा और वही पैराग्राफ हम आज करने जा रहे हैं। पैराग्राफ क्या होता है बच्चों? ये शॉर्ट फॉर्म होती है ऐसे की। जो ऐसे होता है उसी की शॉर्ट फॉर्म पैराग्राफ होती है। ये 10 मार्क्स के अंदर आएगा और इसको आपने किस वे में कैसे लिखना है ये इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट पैराग्राफ। व्हाट इज़ पैराग्राफ? इट इज़ अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। यहाँ पर सामने मैंने बिल्कुल डेफिनेशन टाइप में स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक शॉर्टर फॉर्म है। किसका शॉर्टर वर्च्यू है? ये एसे का शॉर्टर वर्च्यू है। जो ऐसे होता है ऐसे 4-5 पैराग्राफ में होता है और पैराग्राफ एक सिंगल पैराग्राफ होता है जिसमें आप 10 लाइन जो मैक्सिमम होती है 10-12 लाइन ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो भी आप लाइनें ले रहे हो वो आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसमें कोई भी यूजलेस वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस मैंने राइट डाउन किया है, द एक्सटेंडेड और डेवलपमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है और जो डेवलपमेंट होता है पैराग्राफ का लीड्स टू एन ऐसे, उससे क्या बनता है? हमारा ऐसे बनता है। वही चीज़ मैंने बताई है कि 4 पैराग्राफ को मिला करके हम एक ऐसे बनाते हैं। अ पैराग्राफ हैज़ एन ओपनिंग सेंटेंस फॉलो बाय सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनली अ कंक्लूजन। सबसे पहले यहाँ पर हम पैराग्राफ में एक ओपनिंग सेंटेंस लिखेंगे और उस ओपनिंग सेंटेंस को फॉलो करते हुए सभी के सभी स्पोर्टिंग सेंटेंस राइट डाउन होंगे। स्टेटमेंट जो होगी, स्पोर्टिंग जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो उसको पूरा करती हुई होंगी और फाइनली जो अंत में हमें पैराग्राफ के उसका कंक्लूजन लिखना होगा कि कंक्लूजन क्या होता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इन सेंटेंसेस में आपको डेफिनेशन इसकी बता चुकी हूँ। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ये आप कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। अगर देखा जाए ये पैराग्राफ क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है। जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो अराउंड द सेंट्रल आइडियाज़ लिखी जाती है। जो मेन आइडिया होता है उसी के चारों ओर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी के लिए जैसे अनलेस, हावेवर, आफ्टर ऑल, कॉन्सिक्वेंटली, ये सच वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर यूनिटी ऑफ द सेंटेंसेस। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जो सेंटेंस हमने लिखे हैं यूनिटी के लिए, वो सभी सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। नेक्स्ट हमने लिखा है कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। जो भी हम सेंटेंस राइट कर रहे हैं वो वैरायटी में होने चाहिए, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। एक ही तरह का सेंटेंस आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप एक स्पेसिफिक तरीके से चीज़ को लिखना चाहते हैं तो उसमें वैरायटी आपको लानी होगी। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है कि टेम्पलेट ऑफ पैराग्राफ। टेम्पलेट ऑफ पैराग्राफ क्या होता है? जो हम चीज़ें ध्यान में रखेंगे जैसे ही हम पैराग्राफ लिखना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन द टॉपिक। आपको सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है उसको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा? एक्सप्लेन द टॉपिक विच करेंटली फेस्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है जो मतलब करंटली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपने। स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ द पैराग्राफ, जो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो फेस हो रही है करंटली। मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को जो फेस्ड हो रही है करंटली। बट जो प्रॉब्लम है उसका 3rd नंबर पे आप सॉल्यूशन भी बताएंगे। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताना होता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन।
उसके बाद जो सॉल्यूशन आपने बताया है उसके बेनिफिट्स भी आप बताओगे। नेक्स्ट बच्चों फर्दर आपको क्या करना है, फर्दर आपको कंक्लूजन देना है पैराग्राफ का, शुड बी इन अ पॉजिटिव वे, और जो आप कंक्लूजन दे रहे हैं वो आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी यूजलेस चीज़ें या मीनिंगलेस या नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो पॉजिटिव वे में आपको कंक्लूजन देना है। लेट्स टू रिवाइज दीज स्टेप्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो पैराग्राफ होता है वो शॉर्टर फॉर्म होता है ऑफ एन ऐसे, ऐसे का एक शॉर्टर फॉर्म होता है। जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म पैराग्राफ का लिखते हैं, द एक्सटेंडेड एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पैराग्राफ लीड्स टू एन ऐसे, जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं पैराग्राफ को तो वो ऐसे बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4-5 पैराग्राफ्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक बड़ा ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अ पैराग्राफ हैज़ एन ओपनिंग सेंटेंस। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं सेंटेंस हमारे ओपनिंग वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फॉलोड बाय सपोर्टिंग स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ जो हमारा बॉडी ऑफ कंटेंट है वो सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, जो हमारे ओपनिंग सेंटेंस है उनको सपोर्ट करे। एंड फाइनली अ कंक्लूजन। फर्दर बच्चों आपको क्या करना है, कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा फॉर्म लिखा है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है पैराग्राफ। नेक्स्ट ये एक सेंट्रल आइडिया के चारों ओर लिखा जाता है। सपोज करो हमें ट्री पे पैराग्राफ लिखना है तो सेंट्रल आइडिया हमारा क्या होता है, ट्रीज़ के बारे में ही हमें बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आजकल डिफोरेस्टेशन की वजह से ये कम होते जा रहे हैं, तो हर एक चीज़ ये आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद जो सेंटेंस आप लिख रही हैं यूनिटी होनी चाहिए सेंटेंसेस की। यूनिटी के लिए आप फर्दर, कंसिक्वेंटली, आफ्टर ऑल, हाउएवर, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं आप यूनिटी लाने के लिए सेंटेंसेस में। फर्दर बच्चों आपको सेंटेंसेस शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। जो आप सेंटेंस राइट कर रहे हो वो आपको प्रॉपर ऑर्डर में राइट करने हैं। आपको ये नहीं कि अनअरेंज्ड वे में आपको वो चीज़ें नहीं लिखनी, बिल्कुल अरेंज्ड वे में, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आपने चीज़ें नोट करनी हैं। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है कि आपको ये नहीं कि एक ही तरह का सेंटेंस आपको रिपीट करते हो, ही जे इट इज कुछ भी, नो, ऐसा सेंटेंस आपको यूज़ नहीं करना। आपको सेंटेंस भी डिफरेंट वैरायटी के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंटेंस राइट करने हैं ताकि वो एकदम से आई कैचिंग, अट्रैक्टिव लगे जो भी पैराग्राफ को पढ़ने वाला है या एग्ज़ाम में आपका चेकिंग करने वाला है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने टेम्पलेट ऑफ पैराग्राफ में 5 स्टेप फॉलो करने के लिए बोला है। जैसे ही हम पैराग्राफ को टेम्पलेट कर रहे हैं, फॉर्मेट दे रहे हैं, तो उसमें हमें 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। डिफाइन द टॉपिक, सबसे पहले आप टॉपिक को डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विच करंटली फेस, जो प्रॉब्लम करंटली फेस हो रही है उसको, जैसे ट्रीज़ का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ट्रीज़ की प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है उसकी क्या आ रही है, डिफोरेस्टेशन की आ रही है, और डिफोरेस्टेशन का फिर सॉल्यूशन भी बताएंगे, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़ वगैरह ये सब चीज़ें बताएंगे। स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर बताएंगे कि जो हम मोर एंड मोर ट्री ग्रो करेंगे तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस और दैट सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का दिया है, उससे क्या लाभ मिलने वाले हैं। कंक्लूजन आपका बिल्कुल पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो अगर आप ट्रीज़ पे लिख रहे हो तो बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्री वी कैन मेक द अर्थ ग्रीन प्लैनेट एंड हेवन ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर ही हेवन हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फर्दर बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। फर्दर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ को आप कई प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं, नरेटिव पैराग्राफ होते हैं, रिफ्लेक्टिव, इमेजिनेटिव। अब 1 बाय 1 मैं आपको ये सभी समझाने जा रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होते हैं, ये पैराग्राफ डिस्क्राइब करते हैं अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और सीन को। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मीन्स उसका पूरा का पूरा वर्णन करते हैं,
उसमें इनसाइड उसकी सबसे पहले आउटसाइड अपीयरेंस बताएंगे। आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर जब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग और इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, पहले उसकी आउटसाइड अपीयरेंस बताएंगे, उसके बाद उसकी इनसाइड डिटेल भी बताएंगे। इनसाइड डिटेल्स के बाद वो कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक, एंड व्हाट द पर्सन लाइक्स टू डू, और वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, एंड द पर्सन्स पर्सनैलिटी, ये सभी चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट टेल द सेटिंग, आपको प्लेस के बारे में लिख रहे हो तो आपको सेटिंग बतानी है उस जगह की। इनसाइड और आउटसाइड जो भी फीचर्स है उसकी वो बतानी है। कलर जो आप देख सकते हैं उसके आसपास वो चीज़ें बतानी है। देन द अपीलिंग फीचर्स, फीचर्स मीन्स उसकी जो मेन फीचर्स बतानी है। नरेटिव क्या होता है, नरेटिव भी एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है। नरेटिव जो पैराग्राफ होंगे वो क्या होंगे, डिस्क्राइब एन इवेंट, अ फीलिंग और अ पर्सनल, रियल और फिक्शनल एक्सपीरियंस बताएंगे। जो आपके एक्सपीरियंस को बताएंगे वो पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और फिक्शनल भी हो सकता है। फिक्शनल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फिक्शन पर आधारित, जिसमें नॉवल टाइप होता है, जिसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी ऐड करना पड़ जाता है। इसमें क्या करना है बच्चों, व्हाट, व्हेन और हु, इन सब चीज़ों के आंसर देने होंगे आपको नरेटिव के अंदर। आगे बच्चों आपका रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ आ जाता है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, ये एक राइटर के थॉट को रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी राइटर के जो थिंकिंग है वो कैसी है। रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि राइटर की थिंकिंग कैसी है। राइटर की थिंकिंग के बारे में हमें लिखना होता है और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जनरल आइडिया है उससे हम जो स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाएंगे। इसमें व्यक्ति के थॉट्स को लेकर के जनरल आइडिया से हम स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाएंगे। उसके बाद बच्चों इमेजिनेटिव पैराग्राफ। इमेजिनेटिव क्या होते हैं, जो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। जैसे कि इमेजिनेटिव में हम क्या करेंगे, जो क्रिएशन होती है राइटर्स की वो इमेजिनेशन होती है। जो भी लिखने वाला होता है वो अपनी इमेजिनेशन के बारे में लिखता है। जैसे अ ट्रैवल इन द स्पेस, देखो सभी तो ट्रैवल नहीं कर सकते स्पेस के अंदर, तो ये एक इमेजिनेशन के बारे में कोई भी हो सकता है। द डे आई वन अ लॉटरी, ये भी क्या है कि लॉटरी हो सकता है, लगे या ना लगे, एक इमेजिनेशन कर रहा है राइटर, उसके बारे में उसको लिखने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके के पैराग्राफ आपको लिखने आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, रिफ्लेक्टिव, इमेजिनेटिव। थोड़ा आपको ब्रीफ में इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्दर बच्चों मैं आपके सामने एक कॉपी लेकर के आई हूँ पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कितना कुछ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ यहाँ पर सूट करती है या नहीं करती है, वो मैं आपके लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ के जरिए बता रही हूँ। माई नेबर, यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा पैराग्राफ का वो क्या है, माई नेबर मैंने सामने लिया हुआ है। माई नेबर के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि मिस रबीना इज मिडल एज, टॉल, लीन एंड द मोस्ट जनरस एंड चीयरफुल पर्सन दैट आई नो इन माई ब्लॉक। देखो ब्लॉक से पता चला कि वो मेरे ब्लॉक, मेरे पड़ोस में रहने वाली एक टॉल, मिडल एज, लीन सी, मोस्ट जनरस और चीयरफुल एक पर्सन है जो मेरे आसपास रह रही है। सी कीप्स टू अ रूटीन वर्क ऑफ सोशल सर्विस। देखो यहाँ पर नेबर की जो मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन देना है, आपने जो टॉपिक है पहले टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। अब यहाँ पे माई नेबर लिखा हुआ है तो नेबर के बारे में लिखा। नेबर यहाँ पर हमें पता चला इन माई ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स मेरे आसपास रहती है एक ऐसी वुमेन की जो वुमेन की बातें बता रहा है। और ओपनिंग सेंटेंस क्या होने चाहिए, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो ओपनिंग सेंटेंस बिल्कुल अट्रैक्टिव है। मिस रबीना मिडल एज है, टोल है, थीन है, कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। लगभग उसका पूरा का पूरा फीचर जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। सी कीप्स टू ए रूटीन वर्क एंड सोशल सर्विस, वो सोशल सर्विस करती है, रूटीन वर्क्स करती है। एवरी डे सी रिटर्न्स फ्रॉम द वर्क प्लेस, जब वो वर्क प्लेस से आती है तो प्लंजेस हरसेल्फ इनटू केयरिंग ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के जो स्ट्रे एनिमल्स है उनका भी वो पूरा केयर रखती है, उनके आने के बाद उनका बिल्कुल केयर करती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो उसकी क्वालिटीज़ बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर इसने बताया है कि
जब वो एनिमल्स का केयर करती, इन एडिशन, देखो मैंने बताया था कि जब आप यूनिटी सेंटेंस के अंदर लाओगे तो इन एडिशन, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली ऐसे वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे इन एडिशन यूज किया है। सी टेंड्स द गार्डन ऑफ हर एल्डरली नेबर्स, वो क्या करती है, टेंड करती है गार्डन को जो उसके बड़े नेबर्स का है। हु इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ इट्स एनीमोर, जो अपने गार्डन का टेक केयर नहीं कर सकता वो करती है। एवरी वीक सी गोज टू होम फॉर द, वो घर पे जाती है, फॉर द एज्ड एंड द वॉलंटियर्स एट द किचन्स, जो एज्ड पर्सन है वहाँ उनके पास जाती है। वो वहाँ पर क्या करती है, उनका वो गार्डन का भी ध्यान रखती है, ऊपर वाले में मैंने बताया है। अभी एवरी वीक वो क्या करती है, सी गोज टू होम फॉर द एज्ड एंड वॉलंटियर्स एट द किचन, किचन में जाती है जो कि एज्ड लोग है, बुजुर्ग लोगों के किचन में। सी वर्क्स देयर 3 आवर्स वो काम करती है, कुकिंग, सर्विंग मील्स टू द डेस्टिट्यूट्स। डेस्टिट्यूट्स मीन्स क्या होता है, जो मतलब डेस्टिट्यूट्स बच्चों दुर्भाग्य होता है एक प्रकार का, कि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं एक प्रकार से डेस्टिट्यूट कोई फेस कर रहे होते हैं, उस टाइम उनकी हेल्प करने वाला कोई मतलब रेयर पर्सन होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉट ओनली दैट, देखो यहाँ भी यूनिटी लाने के लिए नॉट ओनली दैट यूज़ किया है। सी ऑल्सो स्पेंड्स टाइम विद सम शेयरिंग देयर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का मतलब होता है उनकी शौक को भी शेयर करती है वो वहाँ पर, उनकी क्या हैबिट है, क्या चाहते हैं, उन सब चीज़ों को वो वहाँ शेयर करती है। हर लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड हैज़ नॉट ओनली एंडियर्ड हर टू ऑल, वो सबको सबके बीच में इतनी फेमस उसके लविंग और केयरिंग एटीट्यूड की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो सबकी प्यारी नहीं हुई, बट ऑल्सो हैज़ बीन इंस्पायरिंग देम टू अंडरटेक सिमिलर सर्विस, और वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती है कि वो भी ऐसा काम करे। सी हैज़ सेट एन एग्जाम्पल। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, अब सारे स्पोर्टिव सेंटेंस मैंने लिखे हैं, यहाँ पर आइडिया बता दिया, इंट्रोडक्शन दी मैंने, सारे स्पोर्टिंग सेंटेंस मैंने लिखे उसको स्पोर्ट करते हुए पूरे के पूरे उसको। आफ्टर दैट फर्दर यहाँ पर एक कंक्लूजन इसने लिया है। वो कंक्लूजन क्या है, सी हैज सेट एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है कम्युनिटी और हारमोनियस लिविंग का फॉर एवरीवन अराउंड, जो हमारे चारों ओर रहता है उनके लिए एक हारमोनियस एग्जाम्पल वो सेट कर चुकी है। यहाँ पर ये बिल्कुल सामने क्लियर लिखा हुआ है कि कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ आप कितना होना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स में आपका पैराग्राफ आने वाला है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखना ना भूलें, उसके बाद जो टॉपिक को क्लियर करेंगे आप, टॉपिक की क्लियरेंस स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, टॉपिक को समझ करके बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में टॉपिक को बताना है, और जो स्टिक टू द टॉपिक से आपको स्टिक करना है। स्टिक का मतलब बिल्कुल उसी से कनेक्ट होते चला जाना है। ये नहीं है कि आप कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया, ऐसी चीज़ें नहीं यूज करेंगे। स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग, आपकी राइटिंग के एंड तक टॉपिक आपका स्टिक होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट यानी कि यूनिटी होनी चाहिए। आपको सिंपल और क्लीन लैंग्वेज यूज़ करनी है। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक 2.5 मार्क्स की कट सकते हैं आपके, उनका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो भी आपको 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो। एंड और पॉजिटिव कंक्लूजन आपको लिखना याद रखना है, क्योंकि यही आपके जो पैराग्राफ राइटिंग है इसको अट्रैक्टिव बनाएगा। पैराग्राफ के लिए आपको क्लू भी मिल सकता है। एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पैराग्राफ आने वाला है वो आपका विद क्लू आएगा, तो आपको क्या करना है, क्लू से भी हेल्प मिल जाएगी राइटिंग के लिए। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल for watching more videos.